क्योंकि जो पहला लिखा है शास्त्र में, आहार सबसे पहले लिखा है। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, ऐसा लिखा है। सतम व्यायाम भुक्तव्यम, 100 कार्य छोड़ के भोजन करना चाहिए। भोजन का जो समय है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में अपन यदि समय पर अपन भोजन करते हैं तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे बुस्ट होता रहता है। यदि अपन समय पे भोजन नहीं कर पाते हैं, कभी सुबह खा रहे हैं, कभी दोपहर में खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, तो कोई समय निर्धारित नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे डाउन होता जाता है। तो सबसे पहले तो आहार कब करना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि जो सवेरे का जो भोजन है वो सवेरे 10 बजे से लगा के 1 बजे पहले उस भोजन को अपन को लेना चाहिए। भोजन हमेशा, आहार जो लेते हैं वो उष्ण गर्म होना चाहिए। और आहार को जो अपन लेते हैं उसमें षड्रस भोजन, 6 रस वाला भोजन अपन यदि करते हैं तो अपन उसमें पूरी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। तो अभी 6 मधुर रस इसमें सबसे पहले है, अम्ल सेकंड नंबर है, लवण तीसरा है, कटु रस है, फिर तिक्त रस है और कसाय रस। 6 रस यदि भोजन व्यक्ति करता है तो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहता है। और जो भोजन का जो समय है वो समय पे यदि भोजन करता है, वो भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन स्निग्ध होना चाहिए, भोजन गर्म उष्ण होना चाहिए। भोजन को जब खाते हैं तो बड़ा धीरे धीरे मन चबा के खाना चाहिए, जल्दी जल्दी खाने का नहीं विधान है। न बात करते हुए खाना खाना चाहिए, न हंसते हुए खाना चाहिए। खाना एक स्थान पे बैठ के खाना चाहिए और एकांत में भोजन करना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र में। और ज़्यादा भोजन में ठंडी चीज़ें का प्रयोग नहीं करना है। आहार में ज़्यादा शीत जो प्रधान चीज़ें हैं उसका भोजन करने करें। और अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है इसमें तो आपसे निवेदन है कि अभी हर व्यक्ति की जो अग्निमान जठराग्नि वो अभी वर्षा ऋतु की वजह से और पानी में के अंदर अम्ल रस बढ़ने की वजह से, अम्लीय भाव होने की वजह से हर व्यक्ति की अग्निमांद्य है। तो अग्निमांद्य मैंने भूख कम लगती है इस मौसम में। और यदि अपन ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे, ज़्यादा आहार लेंगे तो अपनी जो अग्नि है वो और मंद हो जाएगी। तो अभी गरिष्ठ भोजन करने का विधान नहीं है, ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन करने का विधान नहीं है। सुपाच्य भोजन जो लघु भोजन हो, जैसे मूंग की दाल है, हल्की सब्जियाँ हैं, हल्की सब्जियाँ वो खाना है। साथ ही सुपाच्य भोजन जो गर्म चीज़ें का प्रयोग करना है। और दीपन और पाचन जो उष्ण है, कटु जैसे काली मिर्च है, सौंठ है, मिर्च है, इनका प्रयोग अपन भोजन में लेते हैं तो अग्नि को वर्धक बनाने वाली चीज़ें हैं, इनका सेवन अपन करते हैं तो अपनी अग्नि मांद की जगह अपनी अग्नि प्रबल प्रज्वल हो जाती है और अपनी भूख सही लगने लग जाती है। और जो पानी पीने का विधान है इस मौसम में, वो पानी आप बिल्कुल गर्म करके फिर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए, न कि वर्षा ऋतु में जो पानी बाहर से आ रहा है उस पानी नहीं पीना चाहिए। नदी नालों का पानी नहीं पीना चाहिए। और वर्षा ऋतु के अंदर बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जब सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वर्षा ऋतु में वो होती है जो पानी है उसकी वजह से होती है, दूषित पानी की वजह से। इस मौसम में होने वाली बहुत सारी बीमारी है, दस्त लग जाना है, पीलिया हो जाना है, ऐसी डिजीज़ और बुखार आ जाना, मतलब सब बीमारी इस मौसम में जो मौसमी बीमारी कहलाती है इस मौसम में सब ज़्यादा होती है। क्योंकि आसपास की नमी की वजह से बहुत सारे मच्छर वगैरह हो सकते हैं, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ऐसी बीमारी होती है पानी भरने से। और मकान के अंदर सीलन होती है, उसमें वगैरह जो ठंडी जगह होने से अस्थमा जैसी बीमारी है, निमोनिया है, खांसी है, सर्दी जुकाम बुखार, ये सब बीमारी इस मौसम में सामान्य होती है। तो इस मौसम में यदि अपन हल्का भोजन करते हैं और गर्म पानी का यदि सुबह शाम यूज करते हैं या पीते हैं और रात को सोते समय हल्दी वाला दूध अपन रेगुलर पीते हैं तो आपकी धीरे धीरे बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता जाता है। और जो भोजन का समय मैंने बताया है 2 बजे बाद यदि आपको भोजन करना नहीं है, 2:15 बजे बाद लास्ट दोपहर का भोजन। और शाम का भोजन भी अपने सूर्यास्त से पहले मतलब 5 बजे से लगा के 6:30-7 बजे तक, क्योंकि वर्षा ऋतु में सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं या मच्छर वगैरह होते हैं वो गिर सकते हैं। तो सूर्यास्त से पहले यदि अपन भोजन करते हैं तो खाना सुपाच्य हो जाता है। और इस मौसम में जो आहार लेते हैं अपन उसमें सभी में शौद्र माने मधु का प्रयोग अपन मिला के कर सकते हैं। मधु मिलाने से क्या होता है कि वो मधु का जो उपयोग है, शहद का उपयोग है, वो वातज्ञ है और वर्षा ऋतु में जो वात पित्त को समान करता है। तो जो मधु है किसी भी आहार में अपन भोजन में तो लें तो वो एक्चुअल में बहुत फ़ायदा होगा। और इस ऋतु में अपने को भाद्रपद चल रहा है, भाद्रपद महीने में क्या होता है कि छाछ मही का निषेध है, मही मैंने छाछ निषेध है, नहीं छाछ नहीं खाएं तो अच्छी बात है। क्यों लिखा है भादों में मही का निषेध लिखा है, हज़ारों साल पहले लिख दिया है। अपने कहावतें हैं
मई में, कार्तिक में दही और भादों में मही का सेवन नहीं करना चाहिए। और जब भी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर भी व्यक्ति तक्र पीता है तो उसमें कुछ मिला के पीना चाहिए। का जीरा मिला ले और हल्का सा सेगाई नमक मिला ले, इसे मिला के अपन छोंक के लगा के यदि पीना जाए तो पी सकता है, वरना तो मना है। और भी शाम का भोजन है वो लघु होना चाहिए। मूंग की दाल खिचड़ी है, हल्की चपाती है, वो ले सकते हैं। और शाम का भोजन के बाद जो लोग अधिकतर घूमते हैं उनसे निवेदन है कि आहार करने के पश्चात लगभग 100 कदम चलने के बाद आपको रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि भोजन करने के बाद वो खाना पचाने की तरफ घूम रहे हैं, और तो वो घूमने की वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। वात रक्त जो बीमारी है, यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना है उन व्यक्तियों को ज़्यादा होती है जो भोजन करने के बाद घूमते हैं। तो आपसे निवेदन है कि भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद यदि आप घूमना चाहें तो 1-1.5 घंटे बाद घूमें। भोजन करते ही आप तुरंत घूमने जाएंगे तो बहुत सारी डिजीज़ होने की संभावना होती है, कि उस समय आपका भोजन आहार पच रहा होता है। जब खाना पच रहा होता है, पूरा ब्लड सप्लाई आपकी आमाशय के ऊपर होती है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी आमाशय के ऊपर होती है, पाँवों की जो ब्लड सप्लाई है वो भी आमाशय होती है। यदि अपन करेंगे, बाहर काम करेंगे तो अपनी ब्लड सप्लाई फिर अपनी वहाँ पाँव में चली जाएगी, सिर में चली जाएगी। तो देखा होगा कितनी बार भोजन करने के बाद नींद आने की संभावना होती है। तो वो नींद इसीलिए आ रही है कि ब्लड सप्लाई आपकी वहाँ जाके स्टमक में काम कर रही है। तो आपसे निवेदन है इस समय आपको रेस्ट करना चाहिए 100 कदम चलने के बाद। तो जो विद्वान लोग हैं वो अधिकतर लोग क्या गलत कर लेते हैं, तो वो सवेरे सवेरे तो मॉर्निंग घूमना चाहिए। और वर्षा ऋतु में वैसे व्यायाम का निषेध लिखा है शास्त्र में, आहार की जगह विहार के बता रहा हूँ। और ज़्यादा परिश्रम करना भी मना है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप काल है, तो ज़्यादा घूमने से वायु और बढ़ जाती है बॉडी में। तो इस समय ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। और इसके विपरीत अपने को हल्का व्यायाम कर सकते हैं, लघु व्यायाम जो होते हैं हल्का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, और प्राणायाम भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, वरना ज़्यादा परिश्रम वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एक और निवेदन है कि इस मौसम में अभ्यंग लिखा है शास्त्र में, तो अभ्यंग करने से वायु के जो रोग है वो ठीक होते हैं, पेन जो बॉडी के पेन्स वगैरह वो ठीक होते हैं। साथ ही जो उद्वर्तन, बॉडी पे उद्वर्तन जो आप लगाते हैं, उपटन कहते हैं जिसको, उसका भी प्रयोग इस मौसम में करते हैं। सुगंधित चीज़ों का अंदर घर में कमरे में वो करना चाहिए, धूप वगैरह करना चाहिए। और जो मकान है वो यदि ज़मीन के आसपास है तो उनको ज़मीन के वाले कमरे में नहीं सो के ऊपर वाली मंजिल जहाँ खुली हवादार चीज़ें वहाँ रहना चाहिए। इससे क्या है, बहुत सारी डिजीज है, अस्थमा है, निमोनिया है, ऐसी डिजीज होने की संभावना कम होती है। और जो शाम का जो भोजन है करने के बाद आपको सोते समय मैंने बताया हल्दी वाला जो दूध है, मिल्क, वो उसका रेगुलर सेवन करें सोने से पहले। और सोने का जो समय है वो 10 बजे से लगा के 11 बजे पहले अपन भोजन कर सकते हैं। भोजन के सोने का समय 10-11 बजे तक सोना है। और सवेरे जो 5 बजे उठने का विधान है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र में। ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 4:20 के बाद कभी भी आप उठ सकते हैं। और जब उठें तो अपने निर्धारण करना है कि मेरा जो भोजन पचा है या नहीं पचा है, ये निर्धारण करना जरूरी है कि मैंने रात को जो खाना खाया है वो पचा है या नहीं पचा है। यदि नहीं पचा है तो डकार पता लग जाता है, डकार आ रही होगी खाने की, तो पुनः पानी पी के लगभग 15-20 मिनट सो जाएं तो खाना तुरंत आपको पच जाता है। जब भी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे ब्रह्म मुहूर्त में, बिना कुल्ला किए वो उसको उष्णपान कहलाता है, वो उसका प्रयोग करना चाहिए। वो 1 गिलास पानी पी सकते हैं अपन, 2 गिलास पी सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि किसी को 4 गिलास पीने का फायदा होता है, किसी 2 गिलास को, किसी को 1 गिलास। तो कुछ लोगों को तो पानी पीना चाहिए, कुछ लोगों को निषेध भी है पानी, जिसके बार बार जुकाम रहता है, एलर्जिक जुकाम है, इन लोगों को सुबह का पानी पीने का मना है। यदि फिर भी वो नहीं मानता है पानी पीने बिना कुछ नहीं होता, तो गर्म पानी उबाल के पीना है, ऐसा निवेदन है। और उसके बाद आपका जो दिनचर्या है उसमें आप लोग अध्ययन करना है, बताया है, मंजन करना है। मंजन भी हर मौसम में अलग अलग करना है, इस बारे में भी बहुत सारी जानकारी है, वो समय पर दी जाएगी आपको। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे आहार विहार का अपन प्रयोग करेंगे तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। और सवेरे जो अपनी चाय बनाते हैं उस सिस्टम को बदलना है थोड़ी धीरे, क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है और लंग्स के होने वाली डिजीज सब ज़्यादा उसमें होती है। तो जो हमने काढ़ा बनाया था पूरे उदयपुर संभाग में या पूरे राजस्थान में, लगभग 90 लाख लोगों को काढ़ा पिलाया गया था ये। और उदयपुर में लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों को तो हमने काढ़ा, सूखा काढ़ा वितराया था। और लगभग लोगों ने काढ़े जो बांटे, सूखे काढ़े, वो 1 लाख से ऊपर लोगों को काढ़े बांटे गए थे। तो पूरे उदयपुर में हर क्वारंटाइन सेंटर और जितने भी क्वारंटाइन में काम कर रहे थे
और कोरोना कर्मवीर कहलाते थे, उनको भी हमने बहुत सारा काम किया इनके लिए। तो इसके लिए जो काढ़ा बनाने का जो सिस्टम था, उसमें अपन यदि घर पे बनाना चाहें तो बहुत इजी गोइंग में है, और इस मौसम में बनाएंगे तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उसमें काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, 2-4 काली मिर्च ले लें, थोड़ा सा तुलसी पत्र, 5 तुलसी पत्र ले लें, थोड़ी सी दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा अदरक या सौंठ में से कोई एक चीज़ मिल जाए, दोनों में से एक लेना है। और नीम गिलोय, लगभग 9 इंच की लगभग नीम गिलोय टुकड़े लेके भिगो दे रात को, थोड़ा सवेरे अर्ली मॉर्निंग उसको उबालना मंदी आँच पे, और 200 ग्राम पानी में वो उबलते उबलते 1 कप रह जाए तो एक व्यक्ति के लिए वो पिएगा तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। और जो इस मौसम में होने वाले अग्निमांद्य, वो भी क्योंकि उष्ण चीज़ें हैं, वो गर्म है, वो पाचन करने वाली है, तो वो अपने को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। थोड़ा हल्दी, उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं अपन थोड़ा सा। तो टोटल मिला के एक चाय बनानी है, और वो घर में अपन चाय बना के अर्ली मॉर्निंग पीते हैं, पूरे परिवार को पिलाते हैं। तो कोरोना जैसे वायरस, बहुत सारे वायरस होने वाले जीवन में, उस बचने के लिए घर के अंदर, अपने किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हल्दी है, इसका प्रयोग भोजन में कर सकते हैं अपन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका प्रयोग अपन घर में करते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी धीरे 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 बढ़ती है। और इस काढ़े का जो सेवन है, उसको सेवन में ही अपन लगभग 10 दिन किया या 14 दिन 15 दिन किया, फिर ब्रेक देना है। ऐसा नहीं रेगुलर अपन काढ़ा पीते ही रहे, थोड़ा मात्रा कम कर ले, कुछ समय 2-3 दिन बंद कर ले, 5 दिन बंद कर ले, फिर वापस पुनः शुरू करे, 7 दिन ले ले, फिर 2-4 दिन बंद कर, ऐसे बंद करके चलाएंगे तो वो औषधि रहेगी। वरना आपने यदि रेगुलर इसको भोजन में कन्वर्ट कर दोगे, कोई भी औषधि यदि रेगुलर ली जाती है तो वो आहार बन जाता है, और वो यदि औषधि रूप में लेना है तो उसको टुकड़ों में लेना पड़ेगा, ब्रेक दे के लेना पड़ेगा, तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा ताकत बढ़ेगी। वरना वो भोजन हो जाएगा रेगुलर। आप चाय पीते हैं, आप जानते हो चाय पीने से फायदा है या नहीं है, तो लोग रेगुलर चाय उठ के पी रहे हैं, तो वो आहार हो गया, आपका भोजन हो गया। ऐसे आप अपने को काढ़े को भोजन नहीं बनाना है, उसको औषध रूप में बनाना है। और जो इसमें दवाई गिरती है, उसमें लगभग 12-13 दवाई है। अपन जो मार्केट में हमारे यहाँ जितने आयुर्वेदिक औषधालय है राजस्थान के या उदयपुर के संभाग में जितने औषधालय है, उस औषधालय में एक बात सेलेस्निक हर ज्वर हर काढ़ा जो मिलता है, गोजीव्याधि काढ़ा मिलता है, वो अपने आप में एक पूर्ण काढ़ा है। उसमें आप मार्सोदेशन गोली मिला सकते हैं, अपन समनिवटी गोली ले सकते हैं। ऐसे पूरे रिसर्च हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। इस काढ़े पीने से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी है। और जो लोग डर रहे थे, हमने एक पूरा सर्वे किया इसके ऊपर। हमने लगभग 446 लोगों पे हमने काढ़ा पिलाया। कोरोना कर्मवीर जो थे, जो क्वारंटाइन सेंटर कर रखे थे लोगों को, लगभग 446 लोग थे, जिनको हमने रेगुलर सुबह 4 बजे काढ़ा बनाते थे हम उनको, और लगभग 3-4 घंटे उबालते थे। उसके बाद लगभग 6 बजे से लगाकर रात 10 बजे तक मॉर्निंग में इनको पिलाते थे, सबको 40-50 ml, और शाम को फिर वैसे पिलाते थे। तो डबल बाट 2 डोज जाती थी। साथ में हमने अश्वगंधा का प्रयोग किया था साथ में उनका, और एक षडबिंदु तेल का प्रयोग किया नाक में लगाने का। तो उससे उनकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी बढ़ी कि एक भी व्यक्ति, लगभग 446 में से 444 लोग नेगेटिव रहे। 2 व्यक्ति जो पॉजिटिव आए, वो उनका एक वजह से आए कि उन्होंने काढ़ा नहीं पिया था। दोनों व्यक्ति, हमारे पास पूरी लिस्ट है इनके पास। लगभग हमने ये 56 दिन 56 डेज हमने काम किया था लोगों के ऊपर, और बहुत अच्छे परिणाम आए। उसको राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने इसको अप्रिशिएट किया है। और अभी वर्तमान में हमारे सेक्रेटरी आई थी डॉक्टर वीना प्रधान, उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा तरीके से बताया कि इस प्रकार की काढ़ा ने वजह से पूरे राजस्थान में एक बहुत लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है, लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप भारतीय जीवन शैली पर आधारित आहार लें, भोजन करें, और समय पे उठना, समय बैठना का कार्यक्रम करें। और जो विरुद्ध ने, जो इम्यूनिटी बूस्टर की जगह पर इम्यूनिटी को खराब करने के जो तरीके हैं, फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करें, जंक फूड का प्रयोग नहीं करें, ज़्यादा अचार है, ज़्यादा चीज़ें, स्पाइसी भोजन नहीं करें। तो आपसे निवेदन है, स्पाइसी भोजन नहीं करें, और ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, और मैदे की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें, और जो जंक फूड है, फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करें। तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता जाएगा। और वरना आपका ये जो फास्ट फूड, जंक फूड, आप देखा होगा पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश था जहाँ मृत्यु दर सबसे कम रही, क्योंकि यहाँ भारत में जो खाने का विहार है, जो ऋतु अनुसार हर ऋतु में अलग अलग खाना बनता है, हर मौसम का खाना अलग अलग होता है। जबकि पूरे विश्व में 2 ही ऋतु होती है, जबकि यहाँ हमने 6 ऋतु हैं। 6 ऋतु का भोजन अलग अलग है। उस हिसाब से अपन ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, ऋतु के अनुसार फल खाते हैं। जिस ऋतु में जो फल होता है उसको खाएंगे तो अपन बीमार नहीं होंगे। और ऋतु के विपरीत, प्रकृति के विपरीत अपन काम करेंगे तो अपन बीमार हो जाएंगे। एसी के अंदर नहीं रहना लिखा अभी, एसी में ज़्यादा रहेंगे तो अपन इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो अपन प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो बीमार होंगे। सर्दी होती है तो सर्दी के अंदर थोड़ा सर्दी सहन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत हीटर लगा के घर के अंदर बैठ जाना चाहिए। अभी गर्मी आती है
तो गर्मी में लोग तुरंत गर्मी से बचने के लिए एसी में प्रयोग करने लग जाते हैं। तो जो प्रकृति उल्टा चलेंगे तो उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होती जाती है। तो आपसे एक ही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप प्रकृति के साथ चलेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, और प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे तो आप बीमार होते जाएंगे, धीरे धीरे आप खत्म हो जाएगी इम्यूनिटी। रही बात दूसरी एक और है, विरुद्ध अन्न का बहुत बड़ा इसमें योगदान है इम्यूनिटी बूस्टर की जगह इम्यूनिटी खराब करने में। जो विरुद्ध अन्न मतलब दो अन्न आपस में मिला के अपन खाते हैं, जैसे दूध और केला खाने से अब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा। दूध और कटहल का प्रयोग बंद ज़्यादा खाने से नुकसान होगा। दूध और मूली खाने से नुकसान हो सकता है बॉडी में। दूध और अचार खाने से नुकसान होता है। दूध और खरबूजा खाने से नुकसान होता है। दूध और जितने खट्टे फल हैं उनको खाने से नुकसान होता है। दूध और सलाद उनका प्रयोग करने से बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे डाउन होता है। रही बात दूसरी, एक और निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं जो विद्वान लोग हैं, और जो उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ छोटा सा, क्या आपके आसपास या आपके गार्डन जहाँ घूमने जाते हो वहाँ बहुत जूसेस की दुकान है, जूस की दुकान है, उन दुकानों को आपको दुकान के ऊपर आपको नहीं जाके वहाँ जो जूस बन रहे हैं उनका साइंटिफिक वे में आप यूज करें। किसी भी चिकित्सक की देख रेख में जूस पिएं, वरना आप जूस नहीं पिए, क्योंकि वो जूस कब बना हुआ है, किस मात्रा में बनाया गया है, क्या कब बनाया था, क्या उसकी शुद्धता है, क्या उसमें हाइजीनिक दृष्टि से है, तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। हर व्यक्ति की मात्रा अलग अलग है, हर व्यक्ति को अलग अलग मात्रा में इसको जूस तो पीना चाहिए। जैसे हर कोई अलग डिजीज पे अलग अलग जूस की अलग अलग मात्रा है। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे दूँ, एलोवेरा जूस किसको नहीं पीना चाहिए तो किसको पीना चाहिए, सिंपल बात। एलोवेरा जूस तो अब लोग पी रहे हैं, बाजार में जाके पी रहे हैं। तो एलोवेरा जूस एक तो फ्रेश होना चाहिए पहली बात, और उसकी मात्रा 20 ml है, जबकि लोग 50-50 ml पी लेते हैं, कोई 100 ml पी लेते हैं। तो आपसे निवेदन है 20 ml की मात्रा है, और उसको जिसके जॉइंट्स पेन है, जिसका लीवर कमज़ोर है, जिसकी माहवारी साफ नहीं आ रही है, उन लोगों को पीना चाहिए। और जिसको लीवर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो पी सकता है, वरना अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसके पाइल्स में ब्लीडिंग आ रही है, और साथ में जिसके बच्चा माँ है उसका बच्चा दूध पी रहा है, उसको ये एलोवेरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलावा जिसकी पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं, माहवारी ज़्यादा आ रही है, उन व्यक्ति को भी एलोवेरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही सिंपल हर चीज़ के लिए उदाहरण है। आंवला रस से सवेरे पीने से फ़ायदा नहीं होने वाला है, शाम को भोजन के बाद भी 2 या 3 चम्मच, हाईएस्ट 20 ml तक ज़्यादा नहीं लेना है तो फ़ायदा होता है। सब मिला के लोग जूस पी रहे हैं। ज्वार का जूस सर्दी में नहीं पीना चाहिए, लोग सर्दी में पीते हैं तो जुकाम हो जाएगा। ऐसे हर एक जूस के पीछे कोई साइंटिफिक वे में। करेला जूस पी रहे हैं लोग बाजार में, तो करेला का जूस कितना पीना चाहिए। करेला वायु वातावरण बनाना है, वायु बढ़ाने वाला है, और आने वाले आसोज महीने में करेला खाने विधान नहीं है, फिर लोग पिएंगे तो बीमार होने वाली संभावना है। तो जूस पीने से कभी हो सकता है संभावना फायदे की जगह वो नुकसान करने लग जाए। तो आपसे निवेदन है, ये जिस बाजार में जूसेज आ रहे हैं, इनके विज्ञापन आ रहे हैं, उनको भ्रमित नहीं होकर अपने किसी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी से या कोई भी आपको अनुभवी व्यक्ति हो उसके बारे में संपर्क करके ही आपको निर्धारण करना है कि मुझे कौन से जूस पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, कब कब पीना है। तो किस परिवार के लिए, हर परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति को एक जैसे जूस पीने की जरूरत नहीं है। किसी की इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, किसी की कमज़ोर है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मात्रा है, 10 ml, 5 ml, 20 ml तक, मैक्सिमम 20 ml है। तो आपसे निवेदन है किसी चक्कर में नहीं पड़े आप, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खुद ही आप जिम्मेदार हैं। और जो ब्रेड फास्ट फूड, जो जंक फूड खा रहे हैं, उन बच्चों से भी निवेदन है, जो बच्चे ज़्यादातर जंक फूड है या बेकरी के आइटम खा रहे हैं, वो आइटम बहुत 24 घंटे की जगह 48 घंटे बॉडी में पचते हैं, पड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी में बहुत सारे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आपसे निवेदन है, मोटा अन्न खाना चाहिए, मोटा कपड़ा पहनना चाहिए, लिखा शास्त्र में लिखा है, तो बीमार नहीं होंगे। वर्षा ऋतु के अंदर कपड़े निर्धारण कर रखें, इस बारे में भी बहुत सारी जानकारी है। तो आपसे निवेदन है, भारतीय जीवन शैली और जो भी भारतीय जीवन शैली में जो किचन में जो बना रखे हैं बहुत सारे सिस्टम, उनका अपन उपयोग करेंगे। और इसके अलावा अपन रेगुलर प्रतिदिन सवेरे 1 घंटे का यदि अपन योग का प्रोटोकॉल अपन अपनाएंगे, जैसे हमने आजकल योग एट द होम से रेगुलर 6:30 बजे से लगा के 7:30 बजे तक योग एट द होम के माध्यम से प्रतिदिन 365 दिन हमारे यहाँ सिंधी बाजार से लाइव फेसबुक लाइव कर रहे हैं। हर नया व्यक्ति आ रहा है योग कराने के लिए, और आपको नए नए टिप्स दे रहा है। तो आपसे निवेदन है, घर बैठ के ही आप योग प्राणायाम करें। और इस इम्यूनिटी बढ़ाने में जो लंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपका मानसिक तनाव से दूर करने के लिए जो सिस्टम है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका कार्यक्रम है, और उद्गीत प्रणव और के जैसे जो ज्ञान है वो करना चाहिए। साथ ही योग निद्रा के माध्यम से पूरी थकान को कम कर सकते हैं, बॉडी की मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए भ्रामरी का प्रयोग कर सकते हैं,
और गले में जो थायराइड बढ़ता है उसके लिए उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, और कुंभक है, रेचक है, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बंद का प्रयोग कर सकते हैं अपन, जालंधर बंद, ऐसे बहुत सारे बंद है। तो आपसे निवेदन है जो भी योग प्राणायाम करें वो भी योग प्रशिक्षक के देख रेख में करें, वरना आप उसमें भी गलती कर जाओगे। तो आपसे निवेदन है फेसबुक लाइव से आप जुड़ें, या सीधे किसी योग प्राणायाम जगह जाके आप योग करेंगे तो बहुत सारा लाभ फायदा होगा। इसके अलावा दही का सेवन इस मौसम में निषेध, मैंने पहले बता दिया निषेध है। दही को वैसे कभी भी गर्म करके नहीं खाना है, और दही में जब भी कुछ मिलाएं तो नमक नहीं मिलाना। पहली बात, जब भी मिलाएं तो इसमें गुड़ मिला सकते हैं अपन, मूंग की दाल का पानी मिला सकते हैं अपन, और हल्का सा जीरा मिला सकते हैं, और अजवाइन मिला सकते हैं, और आंवले का चूर्ण मिला सकते हैं, और कोई भी ऐसे आइटम मिलाएं जिससे उसको फायदा होने वाला है। उसको उसकी जो है ना दही का जो गुण है, अभिसंधि गुण, उसको तोड़ने के जो कार्यक्रम वो करें। और प्लेन दही खाने का विधान भी नहीं है, और रात्रि में दही नहीं खाना है, और दही को कभी भी गर्म नहीं करके नहीं खाना है। तो ये वो चीज़ें ध्यान रखेंगे तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता जाएगा, और धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता जाएगा। और जो सोने का जो समय बताया, मैंने बताया जल्दी सोना चाहिए। ब्रह्मचारी का, मिथुन का भी निषेध है वर्षा ऋतु में। तो आपसे निवेदन है जो आचार्यों ने नियम बनाए कौन सी ऋतु में क्या करना चाहिए, उनका यदि अपन प्रयोग करते हैं तो उनका ऊपर फायदा होता है बॉडी में। जो नियम बनाए ऋतु, कौन सी ऋतु में क्या करना चाहिए। अब वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु के बाद जस्ट अभी जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी पे सभी लोगों ने पंजरी बनाई, श्री जी के महाराज में भी पंजरी बनी होगी। बाकी पंजरी के बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को ज्ञान में नहीं है, हो सकता ज्ञान है तो पता नहीं उनको क्यों नहीं बना रहे। पंजरी में पंचजीरी है, पंचजीरी में 5 जीरे जिसमें जीरी बनी हो उसको पंचजीरी कहते हैं। बाकी पंजरी कर दिया उन्होंने, तो पंचजीरी में 5 जीरी है जिसमें जीरा है, धनिया है, सौंफ है, सुआ है, और अजवाइन है। आप देखा होगा सभी के अंदर जीरी लाइनिंग है, इसीलिए पंचजीरी है। उसके अलावा फिर उसमें घी लेना है, शुद्ध घी लेके उसमें थोड़ा सेकना है, फिर इसमें मिश्री मिला सकते हैं अपन, गोंद के फूले मिला सकते हैं, और भी जो भी आप ड्राई फ्रूट्स मिलाना चाहें ऊपर से मिला सकते हैं। बाकी मुख्य जो पंजरी है वो वायु को नाशन करने वाली है, पित्त का समन करने वाली है, और वर्षा ऋतु में होने वाली जितनी बीमारी है अग्निमांद्य उसको दूर करने के सबसे बड़ा उपाय है। तो जन्माष्टमी से लगा के पूरा जब तक चलेगा ये पूरा वर्षा काल लास्ट तक, शरद ऋतु तक, तब तक इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन खा के खत्म हो गया, ये एक औषधि है, इसलिए इसको ईश्वर से जोड़ा गया है। भगवान कृष्ण भगवान का प्रसाद है इसको। और सावन महीने में केले खाने विधान था भी, हर एक ऋतु का अलग अलग फल है। तो आपसे निवेदन है जिस ऋतु में जो फल हो रहा है उस ऋतु में खाने से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। और जो श्राद्ध आएंगे, पित्त का जो अभी संचय काल आ रहा है, इसको प्रकोप नहीं हो जाए इसके लिए अपने इसके बाद श्राद्ध काल शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध के अंदर वो खीर, मालपुए, ऐसी चीज़, कद्दू की सब्जी वगैरह खाते हैं अपन, तो पित्त को समन करते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो फिर वर्षा ऋतु की जस्ट बाद अपने पूरा एक नवरात्रि का काल आ जाता है, 9 दिन उपवास करना चाहिए। सब जो धार्मिक कार्यक्रम है अपने वो को पीछे पीछे साइंस, वैज्ञानिक साइंस है, साइंस को अपन पालना करें नहीं करें। भाई धर्म से जुड़ता है आदमी, इसलिए वो धर्म से जुड़ने से सब काम करने लग जाता है। तो आपसे निवेदन है, श्रीनाथ जी के जो चढ़ता भोग देखा होगा कभी, श्रीनाथ जी के कभी आपने आम खाया होगा, श्रीनाथ जी के आम के अंदर आमरस बनता है। तो अपन जो आमरस बनाते हैं वो श्रीनाथ जी में आमरस बनता है, उसमें रात दिन का अंतर है। श्रीनाथ जी का आमरस बनता है, उसमें आमरस के साथ उसमें सौंठ डाली जाती है, शुद्ध घी डाला जाता है, और थोड़ा चारोली डाली जाती है। और अपन जो बना रहे घरों में बना रहे उसमें क्या डालते हैं, दूध डाल रहे हैं। दूध डालने का विधान है नहीं, क्योंकि खट्टे के साथ दूध बिना पीना मना है। यदि ऐसे पिएंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो भगवान का प्रसाद चल रहा है उस प्रसाद को समझ के अपन को उसको साइंस समझे तो अपन बीमार नहीं हो सकते हैं। जब भी अपन आमरस बनाएं और वर्षा ऋतु के बाद आम खाना नहीं है, जैसी वर्षा हो जाती है, बड़ी वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो आपको आम का निषेध करना है। तो आपसे निवेदन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका अपन उपयोग करेंगे बॉडी में, तो आपसे निवेदन है, बहुत सारे रोग हो नहीं सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था आसोज महीना आने वाला है, आसोज इसके बाद भाद्रव के बाद आसोज आएगा। आसोज में करेला खाने विधान नहीं, बाजार में करेला आएंगे तो लोग लेके आएंगे खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। आपसे निवेदन है ऐसी चीज़ों का उपयोग करें अपन, और रेगुलर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं। आपने देखा होगा होली के त्यौहार होता है, होली का त्यौहार एक मानसिक तनाव दूर करने का त्यौहार है। उस त्यौहार के अंदर
सब गले मिलते हैं, गुलाल खेलते हैं, मतलब ये पूरा साइंस है कि दिमाग में जो टेंशन है, तनाव है, वो मुक्त करने के लिए होली का त्यौहार है। और उसके बाद 7 दिन बाद शीतला सप्तमी शुरू होती है अपनी। शीतला सप्तमी एक बड़ा साइंटिफिक वे में दिवस है। उस दिन दही और चावल को मिला के खाते हैं। दही रात के ठंडे होते हैं, दही चावल ठंडे रात को, सुबह दही मिला के ओलिया बनाते हैं। उस दिन के बाद आपको ठंडा खाना है, और दही जो ओलिया बना के खा रहे हो वो विटामिन B12 बनाता है। ये बहुत बड़ी साइंस है, किसी को ध्यान हो या नहीं हो। तो सिंपल चीज़ है, उस दिन के बाद ठंडा भोजन नहीं करना है और ठंडी चीज़ें खाना है, ये उस दिन से इंगित होता है, शीतला सप्तमी से। तो आपसे निवेदन है, ऐसे हर एक त्यौहार के पीछे कोई न कुछ सारा कारण है। मकर संक्रांति पे अपन तिल और लड्डू खाते हैं, वो भी एक साइंटिफिक वे में। तिल है, कड़वे हैं, उसका तेल जो होता है, और गुड़ है, वो मीठा है। तो वर्षा ऋतु के अंदर सब ज़्यादा जो हेमंत ऋतु, सब ज़्यादा जो मकर संक्रांति होती है, ठंड पड़ती है, उस वजह से घुटने दर्द होना है, जॉइंट्स पेन होना है, तो होना स्वाभाविक है। इसको ठीक करने के लिए वो तिल और लड्डू खाने का विधान है, मकर संक्रांति में से लिखा है। हर एक त्यौहार के पीछे कोई न कोई साइंस बनी हुई है। तो आपसे निवेदन है, तो उसका अपन पालन करते हैं। साथ में एक ये आंवली दशमी आती है, जो आंवले के पूजन करने के बाद ही आंवला खाना चाहिए, जबकि बाजार में च्यवनप्राश आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आपसे निवेदन है, आंवले का पूजन इसलिए हो रहा है कि उस दिन के बाद आपको आंवले का सेवन करना है, उससे पहले आंवले का सेवन नहीं करना है। हर एक धार्मिक पर्व का और भारतीय जीवन शैली पर आधारित जो भोजन है, इसको करने से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा बढ़ता है। और यदि पाश्चात्य संस्कृति में जाएंगे तो अपना बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत डाउन होता जाता है। तो आपसे निवेदन है, इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए समय पर उठें, समय पर अपन सोएं, और जो भारतीय दिनचर्या है, ऋतुचर्या, इसका पालन जरूर करें, और भोजन गर्म करें,